हेलो गाइस। तो आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो पेपर है दोस्तों 4 तारीख 4वां महीना 2025 से स्टार्ट है। जो कि दोस्तों पहला जो पेपर होगा वो होगा फाउंडेशन कोर्स का, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट पेपर रहेगा जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिलकर बनी होंगी। जो हिंदी के आपको 50 नंबर के आएंगे और इंग्लिश भी आपसे कितने 50 अंक से पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी मैं दे दूं कि दोस्तों आपको केवल से केवल 2023 से लेकर दोस्तों 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि ये 2024 का है, 2022, 2021, 2023, इन चार यदि आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर को रट लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में से कम 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने स्वयं दिए हैं, मैं भी दोस्तों 4 ही सेट को पढ़कर गया था और मेरे 40 नंबर आए थे हिंदी में, ठीक है ना, और 40 नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में भी। इसलिए दोस्तों ए हैंड ए तरीका मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों FC1, ठीक है ना, तो FC1 का पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। अब बच्चों का कुछ डाउट ये होता है कि सर जो एनीपुक की बुक है, ठीक है ना, ये BSc वालों के लिए अगल पेपर होता है और BCom वालों के लिए अगल। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये BSc, BCom और BA और BPSC यानी कि और BCA, इन सभी एग्जामों के लिए एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चों का डाउट ये भी होता है कि सर जो 50 में से सॉरी जो 30 है 100 है, ठीक है ना, 100 नंबर का हमें FC का पेपर आएगा। 100 में से यदि हम 33 नंबर लाए तो क्या हम पास होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको जो इंग्लिश का है 50 नंबर का और हिंदी का जो 50 नंबर का है, ठीक है ना, इन दोनों में से दोस्तों आपको कम से कम 18-18 नंबर लाने पड़ते हैं दोनों में, ठीक है ना, तब जाके आप पास होते हो। क्या समझ गए ना? कि दोस्तों आपको जैसे कि मान के चलिए इंग्लिश में आपको कितने 40 नंबर आ गए, ठीक है ना, और इसमें मान के चलिए आपको 17 नंबर आ गए हिंदी में, ठीक है ना, तो आप हिंदी में फेल हो तो यानी कि पूरे FC पेपर में फेल हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों आपको दोनों में ही 18-18 नंबर लाने होते हैं पास के लिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो आपके रिजल्ट के हिसाब से जितना लाओ वो आपके सही सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से कि गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा। तो देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों कि गीता में कितने प्रकार की योगों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा 18 ही, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गीता संवाद ग्रंथ है। तो दोस्तों ये गीता जो संवाद है वो कृष्ण और अर्जुन दोनों के बीच का संवाद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गीता के प्रारंभिक, ये प्रारंभिक हो या आरंभिक हो, ठीक है ना, या प्रथम हो, श्लोक के शब्द हैं। तो दोस्तों वो हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा। तो राम विशाल शर्मा ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निराला का दार्शनिक आधार है। तो वो है वेदांत, ठीक है ना। अब अगले वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है, किसने कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार दोस्तों 3 वर्ष आ चुका है, ठीक है ना। अनामिका ग्रंथ है तो खाली किसका है दोस्तों, ये है काव्य संग्रह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निराला का उपन्यास है शुक्ल की बीवी, चाबुक है, पिल्लेश्वरी बकरिया है या फिर निरूपमा है, ठीक है ना। तो ये है निरूपमा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला। शिखर सम्मान मिला, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान मिला, तानसेन मिला या कालिदास सम्मान मिला। तो इन्हें जो दोस्तों मिला था अमरकांत को मध्य प्रदेश में वो मैथिलीशरण गुप्त का सम्मान मिला था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है। आधी रोटी आती है, 1 रोटी आती है, 2 रोटी आती है, 3 रोटी आती है। यदि आपने सिद्धेश्वरी का दोस्तों यदि ये पाठ पढ़ा है, ये कहानी है ये, ठीक है ना, सिद्धेश्वरी का जो भी पाठ है वो कहानी है, ठीक है ना। और उसमें क्या है दोस्तों इसके हिस्से में आधी रोटी आती है, बाकी की आधी हिस्से में से अपने बच्चों को खिला देती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोहन, ठीक ना, मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है। तो दोस्तों ये है मंजला, ठीक ना, कौन सा है दोस्तों, मंजला है, ठीक ना। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। तो रामचंद्र था, मोहन था, प्रमोद था या चंद्र का प्रसाद था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि तीसरे पुत्र का प्रमोद नाम था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सिद्धेश्वरी को
किससे डर लगता था? अपने घर से, अपने पति से, दोपहर की धूप से या फिर अपने दोनों लड़कों से। तो दोस्तों जो सिद्धेश्वरी है उसको इसका डर सता रहता था अपने दोनों लड़कों का, ठीक ना, कि वो आगे चलकर क्या करेंगे, इस प्रकार का डर उनके मन में रहता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये वाला, कि गिल्लू का प्राय खाद्य क्या है? तो दोस्तों अमरूद है, अनार है या फिर काजू है या फिर फूलों का रस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काजू। गिल्लू एक दोस्तों गिलहरी का नाम है, ये निमंथ है, ठीक है ना। आपको यदि बात की जाए इस टॉपिक पे कि गिल्लू किस प्रथा से हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, निमंथ है, ठीक है ना। और ये इसका जो प्रिय भोजन था दोस्तों वो काजू खाता था, ठीक है ना। और गिल्लू दोस्तों एक गिलहरी का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम भी पूछ सकते हैं, गिल्लू किस जानवर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए गिलहरी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि काभूसुंड किसका सम्मानित नाम है? गरुड़ का, कौवा का, हंस का या मोर का, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आपने यदि रामायण जी पढ़ी होंगी तो उसमें काभूसुंड जी का नाम आता है जो कि कौवा है, ठीक ना। कौन है? कौवा है, ठीक ना। पितृपक्ष में किस पक्षी का आवाहन किया जाता है? मयूर का, हंस का, कौवा का, कोयल का। तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हम पितृपक्ष करते हैं तो उसमें हम कौवों को, जो पिंड होते हैं दोस्तों, कौवों को पिंड खिलाते हैं बुलाकर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गिलहरी के जीवन की अवधि होती है, देखो मैंने कहा था ना गिल्लू ही गिलहरी का नाम है। इसका जो जीवन वर्ष होता है वो कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है या 3 वर्ष का, 4 वर्ष का या 2 वर्ष का। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का, ठीक ना। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका 4 ऑप्शन भी होता है तो आप कहीं पर इसके अकॉर्डिंग लगा देना, ठीक ना। मेरे हिसाब से तो 2 सही है क्योंकि 2 अधिकतम होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिल्लू का शब्द है, तो गिल्लू का शब्द क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप था या फिर भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक था या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप था या फिर समूहवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप था। तो दोस्तों जो गिल्लू है वो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिगत रूप था, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर सही है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। छोटी लड़की का क्वेश्चन था, ये बूढ़े का था या बड़े नेता का था, इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में एक लड़की ने पूछा था, छोटी लड़की ने, किससे? कवि से, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? एक छोटी सी लड़की ने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखो इसी में आपको पता होना चाहिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक निबंध है, ये क्या है? निबंध है, इसलिए ये ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे? 23-22 क्वेश्चन हो गए, 30वें क्वेश्चन पे आ गए, ठीक ना। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशविवृत्ति के या फिर सौंदर्य के, ठीक है ना। तो दोस्तों जो लेखक के मनुष्य के जो नाखून है दोस्तों, तो ये पार्श्वी वृत्ति होती है। देखो पार्श्वी वृत्ति की होती है दोस्तों, जैसे ये हमारी त्वचा है, ये भी क्या है दोस्तों? पारदर्शी वृत्ति है, यानी कि ये बाहरी वाली है, ठीक ना। जैसे नाखून है ये भी बाहरी है। हड्डी कौन हो जाएगी दोस्तों? आंतरिक हो जाएगी, क्योंकि जो हमें नहीं दिखता है दोस्तों वो आंतरिक वृत्ति होती है और जो हमें दिखता है ऊपर से दोस्तों वो पार्श्वी वृत्ति होती है। समझ गए ना इतनी चीज, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है दोस्तों? प्रेम को माना है, क्रोध को माना है, घृणा को माना है, भय को माना। अब देखो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल एक छोटी सी लड़की ने पूछा था, लेकिन दोस्तों ये पाठ का नाम है, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। इसने सर्वश्रेष्ठ किसे स्थान दिया था? तो प्रेम को दिया था, कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से भित्ति चित्र है, सुरेती है, नोटता है, मलुमिया है या फिर ये सभी हैं? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है दोस्तों? ये गुण होते हैं और गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। लोक नृत्य है, शेरिया नृत्य है, डमरियाई नृत्य है, अरवाड़ा नृत्य है या सभी हैं? तो लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बेहतर तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति से आप गुजर रहे हो, उसी स्थिति से मैं भी गुजरा था, ठीक ना।
जब भी दोस्तों आपको एग्जाम में ये सभी आए और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लगाएं, तो दोस्तों बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी लगा दिया करें, ये सभी। क्योंकि दोस्तों 100% में से दोस्तों 99% ये सभी वाले राइट आंसर माने जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों आपको ये मैंने अच्छी एक ट्रिक दी है कि यदि आपको इस टाइप की से कोई क्वेश्चन आए कंफ्यूज वाले, तो यदि ये सभी का ऑप्शन दिया है तो ये सभी उसमें लगा दिया करें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुड़िया शिल्प क्या है। गुड़िया शिल्प किस अंचल में प्रचलित है, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या निवाड़ में। तो इसका दोस्तों मुझे भी पता नहीं है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग से सही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बुंदेलखंड इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका क्वेश्चन माने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालवा के लोक नृत्य हैं, मटकी नृत्य है, आड़ा नाच है, रजवाड़ी नाच है, ये सभी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो दोस्तों, पहले में भी ये सभी, दूसरे में भी ये सभी, इसमें भी ये सभी, यानी कि दोस्तों मैंने कहा था ना कि ये सभी वाले दोस्तों 100 में से 99% सही माने जाते हैं, इसलिए ये सभी वाले आप जरूर लगाया करें, ठीक है ना। कंगी निर्माण कौन सी जनजाति करती है। तो दोस्तों गौड़ जाति करती है, सहरिया करती है, बंजारा करती है, भील करती है। तो दोस्तों यदि आपने बंजारों को देखा होगा, किसे देखा होगा, बंजारों को, वो हसिया करते हैं, ठीक ना, जो लोहा टाइप का काम होता है वो ही करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जो कंगी का निर्माण करते हैं वो कौन सी जाति करती है दोस्तों, बंजारा जाति करती है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ये कहीं पर हसिया बनाते हैं, कहीं कुल्हाड़ी बनाते रहते हैं, तो उन्हें नहीं क्या बनाया है, कंगी। कंगी जो हम जुआ हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जुआ वाली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन। तो निर्माण के लोक शिल्प हैं, तो दोस्तों काष्ठ शिल्प है, मिट्टी शिल्प है, बांस शिल्प है, या ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, 4 में, 7 में, 8 में या 9 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, ए, 4 में, ठीक ना। कि जो मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को है वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेली लोकगीत है, संस्कार गीत है, ऋतु है, सम है, या फिर ये सभी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बुंदेली लोक गाथा है, तो डोल मारू गाथा है, हरदौल गाथा है, महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले हम निकाल लें, ठीक ना, फिर देखते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शहनाई है, नगारा है, ढोलक है, या तबला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगारा, ठीक ना। नगारा भी एक क्या होता है, नौटंकी का एक हिस्सा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निवाड़ी मुहावरे का अर्थ है, यानी निवाड़ी जो है मुहावरा है, कमर तोड़ना, मन मैं रख लूँ, कलेजा खाड़ो, ये सभी। तो दोस्तों ये जो हैं वो सभी के सभी दोस्तों किसके हैं, निवाड़ी के मुहावरे हैं, ठीक है ना। यानी जो निवाड़ी भाषा है उसके ये क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक ना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा का है, ठीक ना। किसका है, फारसी भाषा का है। लेकिन आप इसे अपने हिसाब से लगाएं, ठीक है ना। आप सर्च करें कि इसका क्या राइट आंसर होगा, तो वो अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगाना, बहुत गुस्सा करना, इज्जत देना, या खुशामद करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि नाक रगड़ने का मतलब होता है खुशामद करना, ठीक है ना, किसी की चपलूसी करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कान भरना का अर्थ है, यानी कि ये भी क्या है, एक मुहावरा है, कान में दवा देना, कान साफ करना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, किसी को भगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कान भरने का अर्थ है दोस्तों किसी के विरुद्ध शिकायत करना, कंप्लीट करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंह ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है, बहुत थोड़ा, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट खाली होना, पेट भरा होना, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत थोड़ा, क्या है, बहुत थोड़ा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक पंथ दो काज का अर्थ है अनेक कार्य करना, एक कार्य करना, एक साथ दो लाभ होना, दो रास्ते पर चलना। तो दोस्तों आपको देख कर ही समझ में आ रहा कि एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दो हमारे काम बन जाए, यानी कि एक ही रास्ते पर दोस्तों दो कार बन जाएं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक साथ दो लाभ होना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों
कि समास का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। संक्षिप्तीकरण करना, विस्तार करना, अर्थ बताना, अर्थ बदलाना। तो दोस्तों जो समास होता है, समास क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यदि कहूँ चतुरानन, ठीक ना, तो चतुरानन कैसे बोलते हैं दोस्तों, जिसके चार मुख हो उसे ही तो हम चतुरानन बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ये संक्षेप में करता है, क्या करता है, संक्षेप में करता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों संक्षिप्तीकरण इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि समास के भेद होते हैं। तो दोस्तों 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 7 होते हैं। तो दोस्तों समास के जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास के भेद हैं दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास, अब्दान तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो समास तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों जो 6 प्रकार के समास हैं उनके भी दोस्तों क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास है, तो ये सभी के सभी दोस्तों किसके प्रकार हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास के हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारे कितने होंगे, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम फिर इंग्लिश का भी करेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पहला हम पार्ट ए कर रहे हैं हिंदी का, फिर हम बी करेंगे इंग्लिश का भी, ठीक ना। अब देखो दोस्तों त्रिनेत्र में बाहु कौन सा समास है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कहते हैं, तो दुग्गु समास कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दुग्गु समास बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्योगों की स्थापना से हुई है। तो दोस्तों रोजगार वृद्धि में हुई है, राष्ट्रीय आय वृद्धि में हुई है, आत्मनिर्भरता वृद्धि में, उपरोक्त सभी में हुई है। तो दोस्तों जो उद्योगता की स्थापना हुई है देखो वो रोजगार में भी हुई है, राष्ट्रीय में भी हुई है, आत्मनिर्भरता यानी सभी में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े पैमाने के उद्योगों में शामिल होते हैं। तो आधारभूत उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, ये सभी। तो देखो दोस्तों जो बड़े पैमाने में होते हैं ना, तो उसमें आधारभूत भी होते हैं, जो पूंजीगत होते हैं, ठीक है ना, उपभोक्ता होते हैं, यानी कि ये सभी के सभी शामिल होते हैं किसमें, बड़े पैमाने के उद्योगों में। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रगति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करने को कहा जाता है। परिश्रम, आलस, उद्योग, कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संस्कृति क्या है दोस्तों, संस्कृति, माफी चाहेंगे दोस्तों इसकी लाइट जो बंद हो चुकी है, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मोबाइल हीट करने लगा, इसलिए उसकी फ्लैश बंद हो गई है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, वो हम अगली वीडियो में या फिर मैं आपको इसी साइज में बता दूंगा, ठीक ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचारों के तरीके में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह किसकी परिभाषा है। तो ये है श्यामाचरण दुबे की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन है असत्य, सत्य, आंशिक सत्य या आंशिक असत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आंशिक सत्य, ठीक ना। अब देखो दोस्तों मेरी जो लाइट है ना तो वो बुझ चुकी है, तो इसलिए दोस्तों हम इंग्लिश का जो पेपर है वो अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इंग्लिश का पेपर है वो किस टाइप से आया था। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन होगा, यानी 4 तक, ठीक ना। 4 के बाद दोस्तों ये 5 और 6 क्वेश्चन है, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट लेकर लगा दीजिए, वरना मैं अगली वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों फिर ये 7वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 7वां क्वेश्चन में इस टाइप से आया है, ठीक ना। 7वें के बाद दोस्तों यहाँ तक 13 तक देख लीजिएगा, ठीक ना। 13 तक आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 14, ठीक ना। 14 से दोस्तों आपकी कुछ ग्रामर टाइप स्टार्ट हो चुकी है, ठीक ना। तो आपको ग्रामर भी आएगी, ठीक ना। फिर आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोस्तों नोट समरी भी आती है, ठीक है ना। यानी देखो ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, स्पीच दी जाएगी, क्या दी जाएगी दोस्तों, स्पीच देकर रखी जाएगी और इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ये तो दोस्तों हर पेपर में बदल बदल कर आता है, इसलिए ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, ये तो आपको करना आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ तक 25 तक 27 तक क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके बाद जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आपको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी कैसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं और हो भी चुके हैं, ठीक ना।
अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों इस वाले पेज के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मैं इसका बता दूं, बार एंड पेज इन ब्रांड का जो इसका होगा लियो टेस्लो, और इसका होगा लियो टेस्लो इज वेरी फेमस का होगा रशियन अदर, ठीक है ना। तो ये होगा राइस, ठीक है ना। तो ये सभी दोस्तों आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इस साइड के हैं दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब हमारे समाप्त हो गए हैं, जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। यहाँ पर अब्दुल कलाम के बारे में भी आएगा, तो अब्दुल कलाम का नाम, जन्म, ठीक ना, कौन सी क्लास, उनने किसका आविष्कार किया, किसके नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डिटेल से समझ लीजिए, ठीक ना। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन है कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कभी हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, ठीक ना। डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या था, 11वीं थी, ठीक ना, 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक ना। तो बट ये, ठीक ना, ब्रांड प्लेस ऑफ डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कौन सी राज्य या स्टेट से थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों जो इंग्लिश का जो पेपर है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों मेरे पास क्या है, इसका सेकंड पेपर भी है जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और बाकी के दोस्तों मेरे और भी जो हैं दोस्तों सभी के सभी मेरे पास एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। यदि आपको चाहिए तो आप मेरी कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट में दोस्तों हर एक भी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि दोस्तों आप लोगों को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।